never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel World of Science. Here I am with another video about the second chapter of Botany D by Riazul Haq Rame. तो देखें जी, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपायरेशन। अब बच्चे उसमें जैसे उसने चैप्टर का नेम दिया है बिल्कुल उसी हिसाब से आपने यहाँ पे साथ साथ बारी बारी इनकी डेफिनेशंस को भी एक दफ़ा देखना है। सबसे पहली डेफिनेशन उसने यहाँ पे लिखी है डिफ्यूजन क्या होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के वर्ड से बच्चे आपको ये चीज़ में थोड़ी सी आपके माइंड में आती होगी कि जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो रही है। इसमें होता क्या है, अब मैंने ना दरअसल बुक की पेज भी साथ अपलोड कर दिए हैं और साथ अलग से जो है नोट्स भी मैंने बना दिए हैं ताकि आप लोगों को जो है वो इजी रहे। नोट्स से भी आप तैयार कर सकते हैं उसको। देखिए, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। मीन्स टू से बच्चे के डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ये नहीं कहना आपने कि सॉल्वेंट पूरा का पूरा मूव कर रहा है, सॉल्वेंट ने मूव नहीं करना, मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है। यहाँ पे बच्चे आप जब रीडिंग करेंगे ना तो आपको नीचे डायग्राम नज़र आ रही होगी। उस डायग्राम में ना एक उन्होंने बीकर बनाया, उस बीकर के अंदर वाटर ऐड कर दिया और वाटर ऐड करने के बाद उसने क्या किया है, उसने बीच में थोड़े से जो डाई है उसने बीच में ऐड कर दिया। डाई कोई पेंट वगैरह भी हो सकता है, कोई भी चीज़ उसने, आप इंक भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास डाई नहीं है तो। उसने क्या किया है, उसने वाटर के अंदर डाई ऐड किया है और हुआ ये कि जो डाई के मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफ्यूज़ कर गए। लेकिन अब देखें, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब उसने पहला ड्रॉप डाला तो डाई जो था वो बिल्कुल एक ही जगह पे जाके रुक गया है, मतलब अभी वो मिक्स नहीं हुआ फ़ौरन से। उसकी वजह ये है क्योंकि जो डाई के मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड थे और जो चीज़ कंसनट्रेटेड हो, सिंपल सी बात है, आपको पहले ही पता होना चाहिए, जो चीज़ कंसनट्रेटेड है उसको टाइम लगता है डिफ्यूज़ होने में। तो वहाँ पे जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड थे। आहिस्ता आहिस्ता वो पानी के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वो डिफ्यूज़ होते हैं तो वो जब एक वक्त आता है जब वो मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। बच्चे, वो स्टेज जहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर मिक्स हो जाएं उसे आप कहते हो इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, यानी आपकी जो लास्ट वाली जो डायग्राम उसने दिखाई है इन पेज नंबर 24 के ऊपर, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वो अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, अब टोटली वो मुकम्मल तौर पे मिक्स हो चुका है। दूसरी चीज़ जो आपने इसमें देखनी है बच्चे कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत आराम से होती है ये डिफ्यूजन। अगर आपको घर पे भी अगर आप करना चाहो तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। पानी लेके तो उसमें आप इंक ऐड करोगे तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से पानी के अंदर मिक्स होगी। इसकी वजह यही है कि वो डिफ्यूज़ हो रही होती है और डिफ्यूजन होते हुए उसे टाइम लगता है। ठीक है, इसके आपने सिर्फ बच्चे यहाँ से डेफिनेशन करनी है और आपने कुछ भी इसमें से याद नहीं करना, सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं साथ में कि इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। अब वो मैंने एग्जांपल्स भी नोट्स में ईजी करके लिख दी हैं। पहली एग्जांपल में उसने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव। बच्चे, होता क्या है, जब रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेने के अमल को, इंसान सांस लेता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर देता है नोज़ के ज़रिए। बिल्कुल उसी तरीके की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, रात के टाइम होता है। अगर आपने देखा हो तो आपको अक्सर फैमिली में भी ये लोग मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आपको कहते हैं, टीचर्स भी आपको काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि रात के टाइम दोस्तों के पास नहीं जाना चाहिए, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। बच्चे, उसकी वजह यही होता है कि रात के टाइम ना ऑक्सीजन पौधे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें रात के टाइम पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे उसने बोला ये है कि रात के टाइम क्या होता है, रेस्पिरेशन तो होती है ना प्लांट्स के अंदर, दिन के टाइम भी होती है, रात के टाइम भी होती है। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। बच्चे, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने रिमूव करनी है तो प्लांट्स किसके ज़रिए रिमूव करवाएंगे, सिंपल सी बात है, वो अपने लीव्स के ज़रिए रिमूव करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे।
अब प्लांट्स ने जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है तो वो क्या करते हैं, उनके लीव्स के अंदर बचे कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उन स्पेसेस को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसेस। सेल्स के दरमियान अगर स्पेस हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। अच्छा, उन स्पेसेस के ज़रिए होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो फालतू बच गए थे वो उन स्पेसेस के ज़रिए एक लीफ के अंदर से बाहर मूव कर जाते हैं, और लीफ के अंदर से वो स्पेसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड का मूव आउट होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और ये सारी की सारा जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दिए, कहता है पेट्रोल, परफ्यूम और कैम्फर नेफ्थलीन बॉल्स। कहता है पेट्रोल और जो परफ्यूम है ना बच्चे, ये दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं हमारे पास, और कैम्फर और नेफ्थलीन बॉल्स जो है वॉलेटाइल सॉलिड हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कुछ गोलियां होती हैं जो हम क्या करते हैं अपनी खाने वगैरह में रख देते हैं, जैसे चावल हो गए, चावल अगर आपने संभाल के रख दिया, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसमें कुछ गोलियां वगैरह डाल के रख देते हैं जैसे फरनाइल वगैरह की। तो यहाँ पे उसने बात की है नेफ्थलीन बॉल्स की, तो वो भी वही चीज़ है बच्चे। उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती हैं एयर के अंदर, ठीक है। क्यों? अब इनकी स्मेल बच्चे बहुत तेज़ होती है, इनकी ऑर्डर बहुत तेज़ होती है और वो हाईली कंसनट्रेटेड होती है, और एयर में तो इनकी ऑर्डर कम होती है ना, मतलब ऑर्डर तो बिल्कुल होती नहीं है एयर के अंदर। तो आपने डिफ्यूजन में यही चीज़ पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ मूव कर जाएंगे, तो क्या होता है, ऑर्डर जो है वो इनकी हाईली कंसनट्रेटेड होती है और वो एयर के अंदर मूव कर जाती है। इसीलिए जो है उसने ये भी बात लिखी है बीच में कि पेट्रोल, परफ्यूम और कैम्फर नेफ्थलीन बॉल्स ये जहाँ कहीं भी हों, इनकी खुशबू हमें दूर से ही पता चल जाती है कि वहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। अगर आप परफ्यूम अपने कमरे में स्प्रे करो तो उसकी भी आपको खुशबू बहुत जल्दी महसूस हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे, वो मॉलिक्यूल्स के हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो एयर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्लियर है? अगली एग्जांपल उसने आपको यहाँ पे दी है बच्चे कॉपर सल्फेट के। यहाँ पे उसने क्रिस्टल्स की बात की है। कहता है कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, जब हम उन्हें गर्म पानी में ऐड करें ना, अब यहाँ पे आप अगर देखें तो पेज नंबर 25 के ऊपर पॉइंट नंबर 3 में एक मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। वहाँ पे मिस्टेक है सेकंड लाइन में पॉइंट नंबर 3 के अंदर, द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल हैज़, क्रिस्टल की सरफेस नहीं बच्चे, वाटर की सरफेस आएगी यहाँ पे। होता यह है कि जब कॉपर सल्फेट को हम गर्म पानी में ऐड करते हैं तो बच्चे वो बहुत स्लोली डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो डिज़ोल्व होता है तो उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे ऊपर ही अभी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उनकी वाटर की सरफेस के ऊपर एक कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर के नीचे गहराई में उनकी कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल्स की कम होती है कॉपर सल्फेट की। मैंने डायग्राम में दिखाया भी है कि ऊपर कंसनट्रेशन ज़्यादा है कॉपर सल्फेट की और नीचे कंसनट्रेशन कम है। तो होना क्या है, कॉपर सल्फेट ने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूव कर जाना है और पूरे के पूरे वाटर के अंदर उसे मिक्स हो जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन। अब बच्चे आपने ये चीज़ देखनी है कि डिफ्यूजन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अमल दरामद कर रही हैं। केमिकल पोटेंशियल है सबसे पहले इसमें लिखा हुआ। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि जितने भी मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि जब आप मॉलिक्यूल्स कोई भी हैं उनको हीट अप करो तो वो मूव करते हैं। जब भी मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स के मूव करने की एबिलिटी है वो कहलाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। और जब हमने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तमाम काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना हो तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी उनकी कहलाती है कि वो उस मॉलिक्यूल का टोटल क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उसने केमिकल पोटेंशियल को सबसे पहले उसने डिफ़ाइन किया है। आपने डेफिनेशन यहाँ से करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे इसने नीचे लिखा हुआ है कि देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। केमिकल पोटेंशियल की वजह से बच्चे मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहते हैं हर वक्त। कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सॉलिड तो मूव कर नहीं सकता, लिक्विड जो है वो मूव करता रहता है, और उसके अलावा गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त इर्रेगुलर पाथवे में मूव करते रहते हैं। मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करते हैं और कोलिजन करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे अगर आप रीडिंग करोगे तब भी आपको समझ आ जाएगी, मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास केमिकल पोटेंशियल होगी। क्लियर है? उसके बाद है नीचे हमारा पॉइंट डेंसिटी। अब बच्चे आपने ये भी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी
उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी जो रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। होता यह है कि अगर आप जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कॉमन, कि अगर आपके पास शुगर है, शुगर को आपने गर्म पानी में मिक्स करना है तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगी, लेकिन उसी शुगर को अगर आप ठंडे पानी में मिक्स करोगे तो वो बहुत ही स्लो मिक्स होगी, यानी वो बहुत कम डिज़ोल्व होगी, डिफ्यूजन भी रेट जो है उसका स्लो हो जाएगा। इसका मतलब कि डेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो डिफ्यूजन भी कम होगी। कोल्ड वाटर के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो शुगर है वो बहुत स्लोली डिज़ोल्व होगी और वहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो स्लो होगी। जबकि हॉट वाटर के अंदर डेंसिटी कम होती है, रेजिस्टेंस भी कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, इसीलिए हॉट वाटर में शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। आगे है हमारा ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ में क्या कहते हैं? कहता है इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़। अब ग्राहम्स ने क्या किया, ये एक साइंटिस्ट है जिसने गैसेस के रेट को उनकी डेंसिटी के साथ रिलेट कर दिया, और उसने इस तरह से रिलेट किया है कि R1 को उसने पहली गैस का रेट बोला है और R2 सेकंड गैस का रेट है। इट मीन्स कि डिफ्यूजन ज़्यादा हो तो डेंसिटी कम होगी, यानी डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा है, R1 हो तो R1 इज इक्वल टू D2/D1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 1/D1, यानी अगर R1 इंक्रीज़ कर रहा है तो D1 डिक्रीज़ करेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, एक चीज़ इंक्रीज़ दूसरी चीज़ डिक्रीज़ कर रही है, और इसी को उसने एक लॉ के ज़रिए रिप्रेजेंट करके आपको बता दिया है। इस लॉ को आपने एज इट इज़ याद करना है, साथ आपने इसकी वैल्यू जो इक्वेशन नीचे दी गई है उसको भी आपने याद कर लेना है। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन प्रेशर। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? अब पार्टिकल्स ने डिफ्यूज़ तो करना ही है, जब पार्टिकल्स डिफ्यूज़ करेंगे तो जो वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उस प्रेशर को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। इस चीज़ से आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि अब आप अगर अपना माइंड लड़ाएं तो आपको तो ये चीज़ इजीली क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन का, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होंगे और उतना ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रेशर होगा। ठीक है, अब इसमें भी उसने क्या किया है, इसमें भी उसने कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स की उसने एग्जांपल दी है। कहता है कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जब डिज़ोल्व होते हैं तो सबसे पहले वो बहुत हाई रेट पे, उनकी पहले कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सरफेस के ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो वाटर टैंक है या वाटर का एरिया है उसके अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और उसने यहाँ पे ये बात कही है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स कॉपर सल्फेट के थे उतना ही ज़्यादा कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स ने डिफ्यूजन प्रेशर अप्लाई किया। मीन्स उसने यहाँ पे इस बात को भी क्लियर कर दिया कॉपर सल्फेट के ज़रिए। आगे है हमारे पास इम्पोर्टेंस से बच्चे देखें, वहाँ पे उसने कुछ लंबी सी डिटेल्स लिख दी हैं, मैंने वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स लिख दिए हैं। आप अगर इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख लोगे तो आपके लिए याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम जब इन्होंने वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट करनी होती है ना, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आपको फ्लोएम में ज़रा सी कन्फ्यूजन हो या भूल जाता हो कि फ्लोएम किस चीज़ को कर रहा है और जाइलम किसको कर रहा है, तो आप फ्लोएम से याद है, फ्लोएम से फर्स्ट ही साउंड प्रोड्यूस होती है और फूड की भी फर्स्ट ही साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आप उसको इस तरह से करने के फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलम जो फूड वगैरह या वाटर वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं वो भी किस प्रोसेस के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए ये ट्रांसफ़र करते हैं। फिर कहता है वो उसने दूसरी एग्जांपल में रेस्पिरेशन की एग्जांपल दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने जब प्लांट्स की बॉडी से रिमूव होना है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए रिमूव होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। फोटोसिंथेसिस में वही कहता है फोटोसिंथेसिस में भी कई जगह पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हमने यूज़ होता है वहाँ पे। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपको एक एक पॉइंट में उन्होंने लिख के एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए कहता है कि रूट्स जो हैं वो भी सॉइल से जो वाटर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उसको भी डिफ्यूजन के ज़रिए एब्जॉर्ब करती है। फिर कहता है जो फंजाई है जब उसने खाना डाइजेस्ट करना होता है तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए डाइजेशन करती है, वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए अपने फूड को डाइजेस्ट करती है।
नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इम्बिबिशन। इम्बिबिशन बेसिकली एब्जॉर्ब करने का ही नाम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब वो क्या फ़र्क है, मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी है ऊपर कि द थिंग दैट इज़ अब्जॉर्बिंग अ लिक्विड। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इम्बिबेंट क्या होता है, क्योंकि इम्बिबेंट वर्ड उन्होंने आगे बहुत दफ़ा यूज़ किया है। बच्चे, जिस चीज़ ने लिक्विड को एब्जॉर्ब करना है ना, उसको हम कहते हैं इम्बिबेंट। फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे इम्बिबिशन को हमने बेसिकली पीछे पढ़ा है कि हमेशा सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में ऐड किया तो वो मिक्स हो गया, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी भी लिक्विड को एज अ सोल्यूट ले लें और किसी सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट ले लें और सॉल्वेंट सोल्यूट में मिक्स ना हो, लेकिन सोल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर मिक्स हो जाए, तो उसे आप कहोगे कि वो क्या प्रोसेस कौन सा है, वो इम्बिबिशन का प्रोसेस है। मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम से आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आई होनी, ऊपर से गुजरी होनी है। और मैं इसको इजी वर्ड में बता देती हूँ। देखें, वुड है आपके पास, जो कि वुड आपके पास सॉल्वेंट है, आपने उसके ऊपर पानी फेंका तो बच्चे वुड पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन क्या वुड पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई है? नहीं ना हुई। यही बात उसने इम्बिबिशन में कही है। कहता है इसमें सिर्फ यही मेन फ़र्क है, इसमें सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्वेंट डिज़ोल्व नहीं होता। अब उसने क्या किया, उसने सॉल्वेंट को इम्बिबेंट का नाम दे दिया, बस ये फ़र्क है बीच में। मैंने वहाँ पे पॉइंट लिखा है, इम्बिबेंट डज नॉट मिक्सेस विद लिक्विड, कि इम्बिबेंट आपके पास जो भी हो वो कभी भी लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होगा। अगर वो मिक्स हो जाए तो वो इम्बिबेंट नहीं कहलाएगा। मैंने नीचे डायग्राम में ड्रा किया कि मैंने पानी को वुड के ऊपर ऐड करवाया है, तो वो पानी जो है वो वुड के ऊपर जाके तो एब्जॉर्ब हो गया है। अब एब्जॉर्ब कैसे हुआ है, दरअसल वहाँ पे हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से पानी वुड के ऊपर डिज़ोल्व होना शुरू हो गया, एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। ठीक है, आप इसकी रीडिंग करें। रीडिंग आपकी ये बहुत इजी लफ्ज़ों में उन्होंने यहाँ पे रीडिंग में आपको डिटेल में बताया हुआ है। सिर्फ आपने यहाँ पे ये ना शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आपने इम्बिबिशन की डेफिनेशन करनी है, डायग्राम अगर आपने ड्रॉ करनी हो तो उसको कर लीजिएगा, और जो पॉइंट्स हैं उनको आपने बिल्कुल ऐसे ही जो यहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर है पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको पॉइंट्स बना के लिखना है। पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो व्यू जो आपका होता है एग्जामिनर, वो भी देख के आपकी राइटिंग को भी देख के इम्प्रेस हो जाता है कि वाकई किसी बच्चे को आता है तो उसने लिखा हुआ है। मैं साथ साथ आपको इंशाल्लाह ये भी गाइड करूँगी कि लिखने का तरीका वगैरह सारा, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आप इनको भी एज इट इज़ लिख लो तो ये भी आपके लिए इजी रहेंगी। लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए, क्योंकि मैंने इनमें प्रॉपर इंग्लिश टेंसेस यूज़ नहीं किए। ठीक है, आगे देखें। यहाँ पे मैं अगर रीडिंग में चली जाऊँ तो यहाँ पे बच्चे वहाँ एक लाइन उसने लिखी हुई है, कहता है इम्बिबिशन अकर्स व्हेन अ वेटिंग फ्लूइड डिस्प्लेसेस अ नॉन वेटिंग फ्लूइड। इम्बिबिशन तब होती है जब वेटिंग फ्लूइड किसी ऐसी जगह पे मिक्स हो जाएगा जो नॉन वेटिंग है, यानी पानी वुड के ऊपर मिक्स हुआ है तो वुड तो नॉन वेटिंग थी। ठीक है, यही बात उसने यहाँ लिखी है। उसके बाद कहता है कि सॉलिड कोलाइड्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी को जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेंगे उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। लकड़ी जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो क्या वो फूल नहीं जाती, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। यही बात उसने यहाँ लिखी है। फिर कहता है कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की मुख्तलिफ इम्बिबिशन कैपेसिटी होती है, प्रोटीन्स और स्टार्च की। अब जो प्रोटीन सीड्स, जैसे आपके मटर के जो आपके होते हैं सीड्स, बीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको पानी दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर आप गंदम के सीड ले लो, बीज ले लो, उनके ऊपर पानी आप उनको दो तो वो उसकी निस्बत कम स्वेल करेंगे। उसका फ़र्क उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन दोनों की इम्बिबिंग कैपेसिटी जो है दोनों की अलग अलग है, मुख्तलिफ कैपेसिटी है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा वाटर वो अपने अंदर स्टोर कर लेंगे और उतनी ही ज़्यादा वो स्वेलिंग करेंगे। तो इस बात से मैं ये चीज़ पता लग जाएगी कि प्रोटीन वाले सीड, यानी जो मटर के सीड थे वो प्रोटीन वाले सीड हैं, वो उनकी इम्बिबिंग कैपेसिटी ज़्यादा है स्टार्च के सीड्स की निस्बत। अब उसने आगे एक डेफिनेशन लिखी है, कहता है इम्बिबेंट्स जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उस फोर्स को हम कहते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है,
कहते हैं द फोर्स जनरेटेड बाय द इम्बिबेंट्स इज कॉल्ड इम्बिबिशन प्रेशर या मैट्रिक पोटेंशियल। उसे आप इम्बिबिशन प्रेशर भी कहते हो और मैट्रिक पोटेंशियल भी कहते हो। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इम्बिबिशन प्रेशर को याद कर लेते हैं, मैट्रिक पोटेंशियल को याद ही नहीं करते। तो पेपर में जब सवाल आता है ना वहाँ पे डिफाइन मैट्रिक पोटेंशियल, तो वो कहते हैं कि हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों के दोनों नाम इसके याद करने हैं, क्योंकि ये किसी तरह से भी सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। वही चीज़ से आके लिखिए। देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी वाटर किसी भी चीज़ के ऊपर एब्जॉर्ब होगा, जैसे वुड के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। तो यहाँ पर उसने वही चीज़ लिखी, कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द हाइड्रोफिलिक सर्फेसिस। अब हाइड्रोफिलिक सर्फेसिस कौन सी होती हैं, ऐसी सरफेस जो वाटर लविंग हो उसे आप कहते हो हाइड्रोफिलिक सरफेस। वाटर लविंग मीन्स कि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। सिग्निफिकेंस देखें, अच्छा सिग्निफिकेंस में देखें वो क्या कह रहा है कि सिंपल से उसने बात कही है, अगर हमारे पास सेल वॉल है कोई तो वो क्यों नहीं पानी के अंदर मिक्स होती, उसकी वजह ये है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लांट की सेल वॉल पानी को एब्जॉर्ब करती है, और किस प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब करती है, इम्बिबिशन के प्रोसेस के जरिए। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे ड्राई वुड। ड्राई वुड को अगर आप पानी में रख दो तो बच्चे सिंपल सी बात है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। ड्राई पी सीड्स का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर उनको भी पानी में रखोगे तो वो भी पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, यानी वो अपने ग्रो करना शुरू कर देंगे। उसके बाद है ड्राई वुड का, फिर से उसने वही बात लिखी हुई है कि अगर ड्राई वुड को अगर आप पानी में रख दो तो वो क्या करेगी, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। चाहे आप उसको किसी ह्यूमिड एरिया में, वो कॉमन एग्जाम्पल से नीचे दी हुई है कि लकड़ी का दरवाज़ा अगर आपके घर लगा हुआ है और नमी वगैरह उसको चढ़ गई है या नीचे से उसको पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बहुत मुश्किल से वो दरवाज़ा बंद होगा। वो दरवाज़ा इजीली बंद नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि उस दरवाजे का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसने नीचे एक एग्जांपल दी है प्लांट की, यहाँ पे लिखा हुआ है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ये प्लांट बच्चे ये बेसिकली रिसर्च के लिए यूज़ होता है और इसको ये एक मॉडल प्लांट भी इसको कहा जाता है। और इसका यहाँ पे इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये भी जो प्लांट है ये अपने सर्केडियन रिदम्स को अपने सर्केडियन रिदम्स को चलाने के लिए इम्बिबिशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करता है। सिग्निफिकेंस का जो ये आपका है ना इम्बिबिशन ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें से बच्चे आप अगर 4 या 5 पॉइंट भी करो तो वो भी आपके लिए बहुत है। 5वां पॉइंट है ग्राफ्टिंग वाला, जिसको मैंने यहाँ नंबर 6 का दे दिया है, अलग अलग पॉइंट बना दिए मैंने। ग्राफ्टिंग वाले में कहता है कि जब आप ग्राफ्टिंग करते हो तब भी जो प्लांट्स ग्राफ्टेड टिश्यूज़ हैं जब वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो इम्बिबिशन के ज़रिए एब्जॉर्ब करेंगे। फिर कहता है कि रूट्स ने जब पानी एब्जॉर्ब करना होता है इनिशियल स्टेजेस पे तो वो इम्बिबिशन ही करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ऑस्मोसिस। कहता है कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव कर जाए तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास किसकी मूवमेंट थी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी, और यहाँ पे किसकी मूवमेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। पैराग्राफ में सिर्फ बच्चे आपने ऊपर से रीडिंग डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद है नीचे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ये पूरा का पूरा उसने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। उस एक्सपेरिमेंट में उसने कहा ये है, अगर आप डायग्राम देखें तो आपको समझ आ जाएगी। कहता है कि मेरे पास एक फ़नल है, मैंने उस फ़नल के अंदर सुक्रोज का सोल्यूशन ले लिया है और उस सुक्रोज के सोल्यूशन को उसमें डाल के मैंने ऊपर से एक कॉर्क लगा दिया, मेम्ब्रेन कॉर्क लगा के उसको बंद कर दिया, ढक दिया है, ताकि उसके अंदर से वो सोल्यूशन जो है वो किसी तरीके से बाहर ना निकल सके। कहता है उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लार्ज बीकर लेके उसके अंदर मैंने पानी फिल कर दिया। पानी फिल करने के बाद मैंने उस सुक्रोज के सोल्यूशन को इन्वर्ट कर दिया, यानी उस फनल को उसने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा करके उसको लटका दिया है। जैसे ही वो उल्टा करके लटकाएगा उसके बाद उसने पहला पॉइंट देखे मैंने लिखा मार्क द लेवल ऑफ शुगर। सबसे पहले वो शुगर के लेवल को चेक करेगा कि अब भी शुगर का लेवल कितना है। उसके बाद जैसे ही 24 घंटे गुजरेंगे, 24 घंटे के बाद वो दोबारा से लेवल चेक करेगा। तो जैसे ही वो दोबारा लेवल चेक करेगा तो उसको एक चीज़ वहाँ पे नोट करेगा, वो ये होगी कि जो शुगर का लेवल पहले ज़्यादा था अब वो कम हो गया है। उसकी वजह ये हुई कि जो शुगर अंदर मौजूद थी उस फनल के अंदर वो कॉर्क के ज़रिए उस पानी में डिज़ोल्व होना शुरू हो गई जो बीकर में पानी मौजूद था। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा, अब एक वक्त आएगा कि वो जो शुगर का लेवल था वो बीकर के अंदर भी और जो फनल है उन दोनों के अंदर का जो शुगर का लेवल है वो बराबर हो जाएगा। उस स्टेज को हम कहेंगे कि जी अब ये स्टेज है इक्विलिब्रियम की स्टेज। और बच्चे जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाए तब ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है। यही चीज़ उसने यहाँ पे लिख दी हुई है।
ये हमारा ऑस्मोसिस का तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारे ऑस्मोसिस के फैक्टर्स, कि ऑस्मोसिस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएँ, पेज नंबर 28 के ऊपर, तो वहाँ पर उन्होंने जो डायग्राम बनाई है वो उन्होंने गलत बनाई है। उन्होंने गलती से जो फनल है वो सीधी लगा दी है, हालांकि फ़नल हमने उल्टी लगानी है वहाँ पे। तो डायग्राम जो है आप वो कर लें जो मैंने आपको यहाँ पे जो ड्रॉ करके दी है, आपने वो डायग्राम कर लें। ये बहुत आसान और सिंपल से डायग्राम है, आप लोगों के लिए ईजी रहेगी। फैक्टर्स देखें, हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें क्या होना है, प्रेशर की बात होनी है। देखें बच्चे, अगर हम सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के अंदर से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो प्रेशर डेवलप होगा उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? और दूसरी चीज़ ये भी आपने याद रखनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी नाम देते हैं। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और फिर आपने कहना कि हमने तो ये चीज़ें पढ़ी नहीं हुई। अब मुझे इस चीज़ का इसलिए पता है क्योंकि मेरे अक्सर स्टूडेंट इस तरह ही बोलते हैं कि मैम ने तो पढ़ाया नहीं था, पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया। अच्छा, डिफ्यूजन प्रेशर भी हमारे पास दूसरी चीज़ है। डिफ्यूजन प्रेशर को मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम पढ़ते हैं टर्गर प्रेशर के बारे में। अब आगे है टर्गर प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर मैं बाद में बताती हूँ क्योंकि उसमें एक चीज़ है जो कि आपको फिर समझ नहीं आनी। टर्गर प्रेशर में देखिए, कहते हैं वो प्रेशर जो प्लांट की सेल वॉल के ऊपर, प्लांट सेल की सेल वॉल के ऊपर सेल सैप एक्सर्ट कर रही है, उस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। और टर्गर प्रेशर को हम टीपी लिख सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी और टर्गर प्रेशर को टीपी। नीचे एक फार्मूला लिखा है, उस फार्मूले को आपने डिफ्यूजन प्रेशर वाले के साथ लिखना है, ठीक है। अब आगे है डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। बच्चा हमारा डिफ्यूजन प्रेशर में देखें वो क्या कहता है पानी का डिफ्यूजन प्रेशर है ना, वो उसके सोल्यूशन की निस्बत जो ज़्यादा होता है। कहता है अगर ऐसा हो कि पानी का डिफ्यूजन प्रेशर सोल्यूशन की निस्बत ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे कि ये उसका है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इट मीन्स कि जब भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और उसके सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ़र्क करना हो तो उस फ़र्क को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। क्लियर है? और एक और चीज़ बच्चे, ऑस्मोसिस हमेशा स्टार्ट ही तब होती है जब आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट 0 से ज़्यादा हो। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट का फार्मूला उसने नीचे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको कहा था, आपने बाद में कर लीजिएगा। वो देखें DPD टर्गर प्रेशर के नीचे लिखा हुआ है उसने पेज नंबर 28 के ऊपर कि DPD इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर के। अब अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर से टर्गर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो आपके पास DPD आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कर लीजिएगा, फिर आप टर्गर प्रेशर कर लीजिएगा और एंड पे डिफ्यूजन प्रेशर कर लीजिएगा, फिर आपको इजीली फार्मूला भी साथ में याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस। अब मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस में क्या लिखा हुआ है उसने, मैकेनिज्म आपका सिंपल सा उसने मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा है और जिसको समझने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो प्रोसेस बेसिकली है क्या बच्चे, उसमें मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से मूव करके किसी दूसरी साइड पे जाता है तो उसको आप ऑस्मोसिस कह देते हो, ठीक है। यहाँ पे अब हमने पढ़नी है कि कैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ऑस्मोसिस के ज़रिए। मैंने आपको एक डायग्राम शो करवा दी। रीडिंग अगर आप एक मिनट के लिए रीडिंग को छोड़ दें तो यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखें तो वहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहली डायग्राम मैंने बनाई है सॉल्ट वाटर की। उसमें एक सेल है बच्चे, मैंने रेड मार्कर से सॉल्ट को शो करवाया है और जो ब्लू बॉल पॉइंट रेड बॉल पॉइंट है उससे मैंने वाटर को शो करवाया है। अगर आपके पास सॉल्टी वाटर हो तो बच्चे आपने ये चीज़ पढ़ी है ऑस्मोसिस के अंदर कि चीज़ें हमेशा किस डायरेक्शन से मूव करती हैं। चीज़ें हमेशा हाई रीजन से लो की तरफ मूव करती हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में तकरीबन ये चीज़ सेम ही है कि हाई से लो मूव करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस ज़रा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या पढ़ा था आपने, हाई से लो मूव करते हैं। सॉल्टी वाटर में सेल आपने रख दिया कोई, सॉल्टी वाटर में सॉल्ट ज़्यादा नहीं है तो सॉल्ट सॉल्टी वाटर में ज़्यादा है ना, तो सॉल्टी वाटर से सॉल्ट सेल के अंदर चला जाएगा और जब वो सेल के अंदर जाएगा तो सेल अपना पानी लूज़ कर देगा और सेल का पानी बाहर आ जाएगा। ये बात मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में शो करवाई है। दूसरी डायग्राम की पिक भी मैंने साथ में अपलोड करती हूँ, उस पिक में आप देख लें। हाँ जी, उस पिक में देखें मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास हो फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम है और जो चीज़ कम हो वो मूव नहीं करती, जो ज़्यादा है वो मूव करेगी। पानी बाहर फ्रेश है,
फ्रेश वाटर पानी बाहर ज़्यादा है तो पानी क्या करेगा, पानी अंदर मूव कर देगा, और जो सेल के अंदर का सॉल्ट है वो बाहर की तरफ मूव कर देगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट कम था तो जो चीज़ अंदर ज़्यादा होगी वो बाहर मूव कर जाएगी कम की तरफ, और जो चीज़ कम होगी वो ज़्यादा की तरफ मूव कर जाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की आपको? बाकी इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। जो भी मेरे चैनल पे न्यू लोग आते हैं, मुझे आके सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मैंने आपसे एक चीज़ कहनी थी कि आप लोग काइंडली कमेंट करके मुझे बता दिया करें कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है या ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड कोई नया टॉपिक जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़। I don't ever slow up, no I don't ever slow up,